आज हम सभी भारत की कीर्ति और जय के लिए ही इस मंच पर खड़े हैं। सन 1937 ईस्वी भारत के लिए राष्ट्रगान के चुनाव करने के प्रश्न पर गर्मागरम बहस हुई। प्रिंसिपल कार्जिन्स ने एक वक्तव्य प्रकाशित कर इस बात की सलाह दी कि जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में मान्यता दी जाए। हाँ, क्योंकि रवि बाबू का ये गीत देशभक्तिपूर्ण, आदर्श रूप से उत्साहप्रद और साथ ही संसार में भाईचारे की भावना को पैदा करने वाला था। 28 अक्टूबर 1937 को कांग्रेस की कार्यकारिणी ने मौलाना अबुल कलाम आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और नरेंद्र देव की एक उप समिति का गठन किया। गठित इस समिति को दायित्व सौंपा गया कि देशभक्तिपूर्ण गीतों का चयन करके उनकी जांच पड़ताल कर रिपोर्ट कार्यकारिणी के समक्ष प्रस्तुत की जाए। समिति ने इस दिशा में कई महीनों तक काम किया तथा निष्कर्ष स्वरूप रिपोर्ट तैयार कर कार्यकारिणी को सौंपी, जिसमें उल्लेख था। सभी दृष्टिकोणों से विचार करने के उपरांत समिति ये सिफारिश करती है कि सभी राष्ट्रीय सभाओं में जहां वंदे मातरम गाया जाए, वहां जन गण मन के भी 2 छंद गाए जाएं। भारत सरकार द्वारा सन 1951 में प्रकाशित पुस्तक हमारे राष्ट्रीय गान में इस बात का उल्लेख है कि संविधान, झंडा और राष्ट्रीय गान ये तीनों राष्ट्र के प्रतीक हैं। पर 15 अगस्त 1947 के पूर्व हमारे देश के पास इनमें से कोई भी नहीं था। हाँ, बिल्कुल सच कहा आपने। उस समय तक हमारे पास ना कोई संविधान था, ना कोई झंडा था और ना ही कोई राष्ट्रीय गान। और होता भी कैसे, हम परतंत्रता की बेड़ियों में जो जकड़े थे। इसीलिए तो भारतीयों को ये अधिकार ही नहीं था कि वे एक ऐसा गान रखते जिसे वास्तव में राष्ट्रीय गान कहा जा सके। हाँ, उस समय देश में सरकार भी भारतीय नहीं थी। तो फिर अंग्रेजी हुकूमत इस प्रकार की बातों को कैसे मान्यता दे? समय के साथ हमें आजादी मिली। स्वाधीनता के पश्चात भारतीय प्रतिनिधि मंडल संयुक्त राष्ट्र पहुंचा। वहाँ प्रश्न उठाया गया राष्ट्रीय गान के वादन का। उस समय तक हमारे देश के लिए किसी भी गीत को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृति प्रदान नहीं की गई थी। अस्थायी तौर पर भारत सरकार ने जन गण मन के पक्ष में निर्णय किया और संयुक्त राष्ट्र के ऑर्केस्ट्रा ने इसका ग्रामोफोन बजाया। इसे बहुत बड़ी सफलता मिली। संयुक्त राष्ट्र में हुई प्रशंसा पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सच ही कहा था। गाने का राग बहुत पसंद किया गया। तमाम देशों के प्रतिनिधियों ने इस नए राग का, जो उन्हें विशिष्ट और गौरवमय लगा, संगीत निर्देशन मांगा। 25 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान परिषद ने जन गण मन को अपना राष्ट्रीय गान स्वीकार किया। संगीत शास्त्रियों के मतानुसार वंदे मातरम की धुनी आकारहीन फैली हुई सी है, जिसका सामंजस्य असंभव है। इसी से जन गण मन को अधिक अनुकूलता के साथ श्रेष्ठता मिली। ये सरल भाषा और विस्तृत आकर्षण के साथ साथ भावनाओं में स्पष्ट रूप से भारतीय है। इसमें जाति, धर्म और वर्ग विशेष से संबंधित अर्थ निकालना असंभव सा है। तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रगान के संबंध में एक आदेश जारी करते हुए उल्लेख किया था। भारत के राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को सरकारी तौर पर उपयोग में लाया जाएगा और इसके शब्दों में जैसा अवसर होगा, सरकार को हेर फेर करने का अधिकार होगा। वंदे मातरम को भी, जिसने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में ऐतिहासिक योगदान दिया है, समान दर्जा प्राप्त रहेगा। भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किए गए राष्ट्रगान का शुद्ध रूप इस प्रकार है। राष्ट्रगान की भाषा बंगाली है, जिसमें संस्कृत मिश्रित हिंदी जानने वाले गैर बंगालियों की समझ में आने वाले कुछ संस्कृत के शब्द हैं। ये मिले जुले विलावल राग में है और इसकी ताल कहरवा है। ये गान सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, मानव हृदय अधिनायक और भारत भाग्य विधाता के जय घोष के साथ प्रारंभ होता है। तत्पश्चात
उत्तर पश्चिम में पंजाब, सिंधु और गुजरात, दक्षिण में महाराष्ट्र और द्राविड़, पूर्व में उत्कल और बंगाल, ठीक उत्तर में हिमाचल, यमुना और गंगा द्वारा सिंचित भूभाग, मध्य प्रदेश के विंध्याचल समान देश, हिंद महासागर से उद्वेलित तरंगों द्वारा रक्षित, इन सबके द्वारा निर्मित भारत की भौगोलिक एकता का वर्णन करता है। अंतिम पंक्तियों में गान संपूर्ण देश की भक्ति उस असीम परमात्मा को अर्पित करता है और कहता है, उन्हीं के शुभ नाम से सब प्रांत, नदियाँ और पर्वत मालाएं जागती हैं और उन्हीं की जयगान करती हैं। राष्ट्रगान केवल प्रमुख तथा महत्वपूर्ण अवसरों पर ही गाने के लिए है। इसके गायन के समय पूर्ण शांति होनी चाहिए तथा गाने में भाग लेने वालों और श्रोताओं को शांत भाव से खड़े रहना चाहिए। इस अवसर पर किसी भी प्रकार का हिलना डुलना, इशारा, बातचीत, कानाफूसी आदि कार्य नहीं करना चाहिए। इस समय शरीर पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए। हाथ अपने स्वाभाविक स्थान पर हो, आगे या पीछे नहीं। जब भी जहाँ भी राष्ट्रगान सुनाई पड़े, सभी को फौजी तरीके से खड़े हो जाना चाहिए और किसी भी स्थिति में गायन की जगह से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। निर्देशों के तहत राष्ट्रगान 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन प्रतिवर्ष बजाया जाएगा। पूर्ण तथा संक्षिप्त राष्ट्रगान की धुन बजाने के लिए कतिपय नियम जारी किए गए। पूर्ण राष्ट्रगान, जिसको बजाने के लिए लगभग 52 सेकंड लगते हैं, इन अवसरों पर बजाया जाएगा। सभी प्रकार के उन समारोहों में जहां राष्ट्रपति, राज्यपालों और उप राज्यपालों को सलामी दिए जाने का अवसर हो। परेड या अन्य समारोहों के अवसर पर चाहे राष्ट्रपति, राज्यपाल आदि विशिष्ट उपस्थित हों या न हों। हाँ, बिल्कुल सच कहा आपने। राष्ट्रध्वज फहराते समय राष्ट्रगान बजाना आवश्यक है और ये गायन ध्वज के सम्मान में माना जाएगा, न कि ध्वज फहराने वाले विशिष्ट व्यक्ति के सम्मान में। उन अवसरों पर भी ये बजाया जाएगा जब राष्ट्रपति स्वयं उपस्थित हो या उनका भाषण प्रसारित किया जा रहा हो। उन सभी सामाजिक और अन्य समारोहों पर भी इसे बजाया जाएगा जब राज्यपाल या उपराज्यपाल अपने राज्य में स्वयं उपस्थित हों, जब राष्ट्रध्वज परेड में लाया जाए, जब रेजिमेंटों को विशिष्ट ध्वज प्रदान किया जाए और जब नौसेना में झंडे फहराए जाएं। तब भी पूर्ण राष्ट्रगान बजाना आवश्यक है। संक्षिप्त राष्ट्रगान में गान की पहली और अंतिम पंक्तियां शामिल हैं। लगभग 20 सेकंड तक बजने वाले संक्षिप्त राष्ट्रगान की धुन इन अवसरों पर बजाई जाती है। दवात के अवसर पर, स्वास्थ्य की कामना करते समय, उन अवसरों पर जिनके लिए सरकार द्वारा विशेष आदेश दिया गया हो, विशेष अवसरों पर तथा प्रधानमंत्री के सम्मान के लिए इसकी धुन बजाना आवश्यक है। राष्ट्रगान के पूरे पाठ को किन अवसरों पर गाया जाएगा, इसका निर्धारण भी भारत सरकार ने किया है। जब किसी समारोह में मंत्री उपस्थित हो तो पूरा राष्ट्रगान गाया जाए। सभी स्कूलों में सामूहिक राष्ट्रगान गाने के बाद ही काम की शुरुआत होनी चाहिए। संकटकालीन स्थिति में पूर्ण राष्ट्रगान इन अवसरों पर बजाया या गाया जाएगा। आकाशवाणी से हर रात को कार्यक्रम समाप्त होने पर कलाकारों द्वारा नाटकों या अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अंत में कुछ अवसर ऐसे भी आते हैं जब विदेशों के राष्ट्रगान पहले गाए या बजाए जाते हैं, उसके पश्चात हमारे देश का। हाँ, वो है भारत में विदेशी अतिथियों के स्वागत के अवसर। विदेशी दूतावासों द्वारा अपने राष्ट्रीय दिवस समारोह के अवसर पर भारत स्थित विदेशी राजदूतों द्वारा आयोजित नाटक, चलचित्र या सांस्कृतिक समारोहों के अवसर पर। इस प्रकार हमारे देश का राष्ट्रगान भारतीय जनता के मातृभूमि के प्रति प्रेम, भक्ति और सम्मान का प्रतीक है। ये गीत न केवल कवि गुरुदेव की मधुर कल्पना का ही द्योतक है, वरन हमारे राष्ट्र, हमारी संस्कृति, हमारी अखंड श्रम साधना का मूल मंत्र भी है। ये हमारे प्राणों का संगीत है। ये समस्त भारतीयों का प्रेम राग है
तभी तो हम सभी को इस पर गर्व और अभिमान है। हाँ, क्यों न हो, क्योंकि इसी ने तो हमारे देश में प्रीति की रीति का संचार किया है। इसीलिए तो हर भारतीय झूम उठता है।